बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। एक्सप्रेसो की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ उफेरा फैज। मैं हूँ वकार अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बताऊं, सुबह के बहुत सारे रंग होते हैं और सुबह जो है वो बहुत ही चमकीली होती है, रोशन होती है। जब सुबह जहाँ जहाँ उतरती है बहुत खूबसूरत उतरती है। पाकिस्तान की लैंडस्केप की बात करूँ तो जब भी सुबह मेरे जहन में आती है पाकिस्तान की लैंडस्केप के हवाले से, तो मैं कहता हूँ कि कराची के साहिल से कैसा समंदर है और क्या खूबसूरत सूरज तलू होता होगा। कुंड मलीर से गवादर तक कोस्टल हाईवे, उसके ऊपर थर है, चोलिस्तान है, डेजर्ट में किस तरह सूरज जो है वो तलू होता है, और उसके ऊपर पंजाब के खूबसूरत मैदान हैं, फिर सवात की वादी है, या ऊपर हम पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं तो पसूकौन से किस तरीके से उभरता होगा। ये तमाम जो लैंडस्केप है यहाँ पे कैसे खूबसूरत सुबह उतरती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लाहौर में जो सुबह उतर रही है आजकल वो कोई इतनी खुशगवार इस हवाले से नहीं है कि स्मोक बहुत ज़्यादा है। आपने देखी आज कितनी स्मोक है, बहुत ज़्यादा स्मोक है आज। और मैं यही इसी तरफ आप पूछना चाह रही थी बेसिकली आपसे कि स्मोक में कैसे आप खुद को बचाते हैं, क्योंकि लोगों को हमें बताना चाहिए कि किस तरह से सेव करना है। मास्क वगैरह पहनते हैं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 370 है। 370 है और जब मैं सुबह आ रहा था तो मुकम्मल तौर पे एक धुआं था और जो विजिबिलिटी थी वो बहुत कम थी। यानी मतलब हर तरफ जो था वो एक कोई इतना खुशगवार नहीं है उस तरह। सुबह ऑफ कोर्स स्मोक जो है वो सुबह जो है लाहौर की आलूदा तरीन है, और लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे है। और इस हवाले से हम कभी भी नंबर 1 जो है नहीं चाहेंगे कि हम इन मामलात में नंबर 1 पे हों। तो चलते हैं एक्चुअली कुछ खबरों की जानिब। और जो सुबह जो है स्मोक के अलावा कुछ खबरें भी लेके आई और बहुत अच्छी खबरें भी हैं, क्योंकि आज हमारे पास प्रोग्राम में बहुत कुछ शामिल है। तो वकार साहब बताएं जी। अच्छी खबरों में तो ये नहीं, किसानों को जो बड़ा रिलीफ दिया है, किसानों को बड़ा रिलीफ मिला है। एक तो आप जो जानती हैं सैलाब के हवाले से किसान जो है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ। दूसरा ये है कि हमारी जो ज़राअत है, हमारा उस पर बड़ा इन्हिसार है। हमारी जो आज भी बहुत बड़ी जो आबादी का हिस्सा है वो शहरों में नहीं रहता, वो उनकी सारा इन्हिसार जो है वो ज़राअत पे है। वज़ीर-ए-आज़म ने 1800 अरब के कर्जे देने का ऐलान कर दिया है और सैलाब मुतासरा इलाकों के किसानों के लिए खुसूसी पैकेज तैयार है। मुतासरा इलाकों में छोटे किसानों के कर्जे जो हैं वो माफ़ किए, ये बहुत कमाल है। और बाहर से 5 साल तक के जो पुराने ट्रैक्टर हैं उनकी दरामद की इजाज़त भी दे दी है। DAP की फ़ी बोरी की कीमत जो है वो 2500 रुपये कम होके अब में 11,000 कुछ हो गया है। और सैलाब मुतासरा इलाकों में गंदम की जो बीज के 12 लाख बैग जो हैं वो तकसीम होंगे। यही ऑफकोर्स किसानों के ज़्यादा मसाइल थे। और बेरोज़गार नौजवानों के हवाले से अगर देखा जाए तो ज़राई शोबे में 50 अरब रुपए के कर्जे रखे गए हैं। तो अच्छा ये जी, इसके अलावा अगर वकार साहब मैं बात करूं, एक और खुशी की खबर है और वो ये है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बरकरार रखी जाएंगी 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक तो इनकी कीमतें जो हैं उनमें इजाफा नहीं हो रहा। और मेरा ख्याल है कि ये किसान पैकेज और पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं ये अवाम के लिए एक अच्छी खबर है। एग्जैक्टली यहाँ पे गो के अवाम जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हर 15 दिन के बाद कि कुछ डाउन होगा, कीमतें कम होंगी। लेकिन अगर ज़्यादा ना हो तो भी हमारे हमारे लिए खुशखबरी के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो है एक खबर जो है देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ जो चाइना जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। और दूसरा यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो चीनी हमसब के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित जो है मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक होगा। और पाक चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने कहा है कि CPEC के तहत चीन और पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। कौम फोरम जो है वो दोनों मुल्कों की तिजारत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुबह अगर T20 का जिक्र ना करें तो कैसे हो सकता है। बिल्कुल जी, और अगर T20 का जिक्र ना किया जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो एपिसोड है वो भी अधूरी लगती है। तो वकार साहब, अगर मैं T20 का हाल आपको बताऊं तो वो कुछ यूं है कि ग्रीन शर्ट्स जो हैं वो अब एक मौजज़े के इंतज़ार में है, क्योंकि एक मुआवजा ही उनको आगे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा रिजवान ने जो है वो कौम से दुआओं की अपील भी कर दी है और वो कह रहे हैं कि जी हमारे लिए दुआएं करें, ना सिर्फ दुआएं करें बल्कि इस चीज़ की भी दुआ करें कि भारत जो है
वो मैच हार जाए और उसके बाद ही पाकिस्तान की जो स्कोर है वो थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है T20 की, इसका मेरा ख्याल है कि दरिया को कूजे में अगर किसी ने बंद किया है तो एक्सप्रेस अखबार ने बंद किया है और उन्होंने एक ही लाइन में बता दिया कि पाकिस्तान की डूबती उम्मीदों को तिनके का सहारा बाकी रह गया। वो तिनके का सहारा बेसिकली भारत की किसी मैच में अपसेट शिकस्त है। इसके अलावा ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं हारना और पाकिस्तान का जो मैच कल है साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका जो है वो इस वक्त मुकम्मल इन फॉर्म है। बिल्कुल, और ये बड़ा टफ मैच होने वाला है। अब हमारी दुआएं हैं जी कि पाकिस्तान जो कल का मैच है वो भी जीत जाए साउथ अफ्रीका से और भारत जो है अगर हो सके तो कोई मैच हार जाए ताकि हमारे थोड़े से चांसेस बन सकें। ये कौम से दुआओं की अपील इसलिए की गई है, मतलब बाकी तो वो खुद ऑफ कोर्स 3 मैच तो वो खुद जीतेंगे, लेकिन दुआओं की जो हमें उम्मीद वो है वो बेसिकली भारत की शिकस्त के वाले से। नेक्स्ट क्या है, एक तो आयरलैंड की टीम आ गई है, ख़वातीन की वुमेन जो टीम है वो आ गई है लाहौर में उनको जो पहला चैलेंज है, मतलब एक तो उन्होंने ऑफ कोर्स मैच जीतना है, ये तो एक चैलेंज है पाकिस्तान से, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज लाहौर में उनको है वो स्मोक के वाले से। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन उनको लगेंगे यहाँ पे एडजस्ट होने में। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट जो है वो उस हवाले से उनके लिए कोई बेहतर नहीं है। पाकिस्तान और जो आयरलैंड वेमेन टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पहला वनडे मैच 4 नवंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि PCB तमाशाइयों के लिए मुफ्त दाखिले का पहले ही ऐलान कर चुका है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान ने की जो क्रिकेट टीम है वो कमाल है। मतलब आप देखिए कि उसने क्या क्या कौन कौन सी टीमों की शिकस्त दी है, बहुत 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 कम वक्त में उसने तरक्की की है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बड़ी एक अच्छी काविश है कि मुफ्त दाखिला रखा गया ताकि लाहौरी जो हैं वो जाएं और अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें। तो अब आते हैं मेरे ख्याल में बड़ी खबर पे। बिल्कुल जी, तो बात करें सियासत की तो नवंबर का महीना जो है वो शुरू हो गया है और सियासी लिहाज से इस महीने को गैर मामूली करार दिया जा रहा है। नवंबर के आखिर में एक इंतहाई अहम तैनाती होनी है। इससे पहले सियासी सूरत हाल टकराव का शिकार है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है। वो फौरी इलेक्शन की तारीख लेने के लिए कंटेनर पर सवार हैं। वो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका लहजा जारहाना है, जुबान तल्ख है। चोर और डाकू की मुसलसल गिरदान कर रहे हैं। इदारों को भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस तारीखी लॉन्ग मार्च से हर सूरत अपना मकसद हासिल करेंगे। दूसरी हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है और किसी सूरत फौरी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। लॉन्ग मार्च के साथ बैकडोर राब्तों की बाज़गश्त है। हुकूमत और PTI दोनों इन राब्तों की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ये दावा बल्कि इंकशाफ कर रहे हैं कि इमरान खान के मुज़ाकरात जो है हुकूमत से नहीं, इन्वर्टेड कामाज में उनसे हो रहे हैं जहां असल फैसले होते हैं। उधर हुकूमत ने लॉन्ग मार्च से निपटने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस्लामाबाद को एक कला में तब्दील कर दिया गया है। कंटेनर्स की भरमार है। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। रेड जोन में 0 पॉइंट तक तोसी कर दी गई है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और पाक फौज, FC और पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ हुकूमत मईशत की बहाली की कोशिशें कर रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम में मईशत कैसे बहाल होगी, ये सवाल अपनी जगह पे है। यानी अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि कल किसान पैकेज दिया गया है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने तारीख के सबसे, यानी आप देखें कि इसको तारीख का सबसे बड़ा ज़रूरी पैकेज कहा जा रहा है। ये पैकेज तकरीबन 600 अरब रुपए का है। इस पैकेज के तहत किसानों को सूद के बगैर कर्जे दिए जाएंगे, यूरिया, खाद और बिजली के बिलों में सब्सिडी मिलेगी, गंदम का बीज मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा दही इलाकों के नौजवानों को 50 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। सोलर के वाले से जो सोलर ट्यूबवेल्स हैं उनके वाले से काफ़ी पेशरफ्त है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद 2 रोज़ा दौरा पर चीन जा रहे हैं और ये बहुत अहम दौरा है और बताया जा रहा है कि इस दौरे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारती और कारोबारी तल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। अब इस सूरत हाल से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एंकर और तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब ने, और इसके अलावा हमें गुजरांवाला से ज्वाइन किया है हाफिज शाहिद मुनीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम वकार साहब। हाफिज साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगी और मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा क्या सूरत हाल देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, और लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज किस जगह से किया जाएगा और इख्तिताम कहाँ पर होता नज़र आता है आपको?
थैंक यू वेरी मच। आज गुजरांवाला में इमरान खान साहब का तीसरा दिन होगा। ओवरऑल आज 5वां दिन है। पहले वो सादोकी में उन्होंने स्टे किया, फिर कामोकी में, कल रात उन्होंने स्टे किया, चंदा किला में अपने काफिले और लॉन्ग मार्च को रोक दिया। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये सुपर एशिया चौक है। यहाँ पर अली अशरफ पीटीआई के बड़े रहनुमा रहते हैं। यहाँ से आज लॉन्ग मार्च शुरू होगा और ये बड़ा छोटा सा लॉन्ग मार्च होगा जो हमें आज सुबह बताया गया है कि यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक लॉन्ग मार्च जाएगा और गोंदलावाला चौक या फिर लारी अड्डा के सामने आज लॉन्ग मार्च इख्तिताम पजीर हो जाएगा। रात को बताया गया था कि राह वाली चौक गुजरांवाला कैंट तक जाएगा। जो आज गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है, कल हमने देखा कि यहाँ पर लोग बड़ी देर तक इमरान खान साहब का इंतजार करते रहे चंदा किला में, लेकिन वो चंदा किला चौक से थोड़ा सा पीछे खड़े होकर उन्होंने खिताब किया और उसके बाद इस लॉन्ग मार्च को कल के दिन के लिए रोक दिया गया। इससे कबल जब गुजरांवाला में 2014 15 अगस्त को जब लॉन्ग मार्च लेकर इमरान खान गुजरे थे तो यही वो जगह थी, इससे थोड़ी देर आगे, जहां पर इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऊपर पथराव किया गया था। आज बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है। उस वक्त गुजरना महाल था। कल जब इमरान खान यहाँ पर आए हैं या इससे पहले इमरान खान ने 2 जलसे गुजरांवाला में किए हैं, एक मई में किया और एक माह कबल इमरान खान साहब ने गुजरांवाला में जलसा किया जिसमें अवाम ज्यादा से ज्यादा इन जलसों में आई और पिछले जलसों के रिकॉर्ड टूट गए। यहाँ पर जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, आपको यह बताता चलूं, गुजरांवाला को ही बार बार क्यों आज 3 दिन हो गए हैं, क्योंकि इससे कबल भी जब अदलिया बहाली की तहरीक गुजरांवाला में पहुंची थी तो अदलिया बहाल सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उनकी पूरी काबीना बहाल हो चुके थे, तमाम जज। उसके अलावा गुजरांवाला के अंदर जब भुट्टो साहब को निकाला गया इक़्तिदार से तो वो एक कैंपेन शुरू की। जब वो कायदे इनकलाब बने तो वो भी गुजरांवाला में आए और यहाँ पर आके उन्होंने सियालकोटी दरवाजे में। हाफिज साहब, हम आपकी तरफ वापस आते हैं। हमारे साथ कामरान यूसुफ हैं। कामरान जी साहब, आप क्योंकि तजियाकार हैं, आपने तारीख पे भी आपकी नज़र है और सियासी तारीख पे भी आपकी नज़र है, तो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जो ये पोलराइजेशन हो चुकी है, डायलॉग जो है या जिसको हम मकालमा कहते हैं, वो ऑफकोर्स सियासत का एक बड़ा लाजमी जुज़्व होता है। आप डायलॉग करते हैं, डायलॉग से आप आगे जाते हैं। जमहूरियत का बड़ा हुस्न है और जमहूरियत की बड़ी खूबी है, लेकिन ये जमहूरियत की खूबी और जमहूरियत का जो हुस्न है ये हमें बड़ा थोड़ा सा मुतासिर नज़र आ रहा है कि बात हो नहीं रही, मुकालमे की तरफ बढ़ा नहीं जा रहा और जो खलीज है वो बढ़ती चली जा रही है। आप क्या देख रहे हैं, इसका क्या आउटकम निकल रहा है सियासत के हवाले से और सियासी तारीख के हवाले से और मुल्कों की सियासी तारीख के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त किस सूरत हाल में हम? कामरान यूसुफ साहब। कामरान साहब, आवाज़ नहीं आ रही। कामरान साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हाफिज शाह साहब, आपसे आपकी तरफ आऊँगा। हाफिज साहब, ये मुझे बताएं कि अगर ये आज का दिन गुजरांवाला ये क्रॉस नहीं होता और 1 या 2 दिन मजीद गुजरांवाला में लगते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तो काफ़ी देर लगेगी इस्लामाबाद पहुँचने में, क्योंकि अभी तो बीच में जेलम आएगा तो हो सकता है जेलम में भी 2 दिन लगे। आपका क्या समझते हैं इसके हवाले? देखिए वकार, गुजरांवाला जो है वो हब है पाकिस्तानी सियासत का, इसलिए कि यहाँ इस शहर को, गुजरांवाला शहर को मुस्लिम लीग नून का कला कहा जाता है। यहाँ पर कौमी असम्बली की इससे कबल 2013 में 7 सीटें थी। 2018 के जब इलेक्शन हुए तो 18 के अंदर यहाँ पर कौमी असम्बली की 6 और सूबाई की 14 सीटें थी। सब की सब मुस्लिम लीग नून ने ही जीती थी। जबकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो जलसे हुए वो बड़े कामयाब हुए, जहाँ से पीटीआई को बूम मिला, जबकि इससे कबल उनके पास कोई ऐसी सीट नहीं थी। एक सीट थी पीपी 54 की, जिसमें रिजवान असलम बट पीटीआई के एक उम्मीदवार 1100 वोटों से हारे थे। इसके अलावा इनके तमाम उम्मीदवार 10, 20, 25, 40 हज़ार की लीड से हारे थे। गुजरांवाला में खड़े होने का मकसद ये था कि गुजरांवाला में इमरान खान साहब के होने वाले दोनों जलसे बड़े ही कामयाब गए थे। इसीलिए इस शहर को सियासत का मरकज बनाया गया है कि यहाँ का वर्कर अगर बाहर आएगा तो ये पूरे पाकिस्तान की सियासत, खुसूसन पंजाब की सियासत के ऊपर गुजरांवाला बड़ा बुरी तरह असरअंदाज होगा। अगर मैं अपना एक राय दूं कि अगर इन हालात में, जिन हालात में इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन हो, अगर यहाँ पर इलेक्शन हो तो इस कले में दरारें पड़ सकती हैं। अगरचे यहाँ पर मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो वर्कर है, यहाँ पर जो वोटर है। हाफिज साहब अपनी तरफ वापस आते हैं। कामरान यूसुफ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
कमरान साहब, आप कमरान साहब को आवाज़ नहीं आ रही अभी। हाफिज साहब दोबारा इसी से कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये है कि आज जो है वो राहवाली तक पहुंचा जाएगा, तो इसका मतलब कल भी आधा दिन हम ये कह लें कि गुजरांवाला की ही नजर होगा, यानी निकलते निकलते भी तो वकार साहब, इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है, और वो ये है कि अगर इस सूरत हाल में इलेक्शन होते हैं तो गुजरांवाला में जो मनाजिर हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। हाँ, मतलब वो उनका तजरिया था, वो कह रहे थे। लेकिन आप ये बताइएगा, इसका मतलब कल का आधा दिन भी ये गुजरांवाला में होगा? देता हूं कि गुजरांवाला में सूरत हाल क्या होगी। रात को बताया गया कि राहवाली होगा, जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, राहवाली यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज सुबह ये बताया गया है कि ये काफिला, ये लॉन्ग मार्च गोंदलावाला तारीखी चौक के अंदर जाएगा, जो तमाम सियासी जमातों का मरकज होता है। अगरचे वहाँ पर फ्लाईओवर बन चुका है, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान साहब ना रुके तो फिर अगर गुजरांवाला में रुकना हुआ तो फिर लारी अड्डा उनके लिए इकबाल हाई स्कूल, जहाँ पर तमाम सियासी जमातें अपने जलसे करती हैं, चूँकि फ्लाईओवर है वहाँ पर, नीचे से 2 सड़कें गुजरती हैं। अगर आप वहाँ पर खड़े होते हैं तो शहर सारा जैम पैक हो जाता है, और इसका एक फ़ायदा सियासी तौर पर यह भी होता है कि अगर आपकी तादाद कम भी हो तो आप यहाँ पर हज़ारों में नज़र आते हैं। यही वजह है कि इस जगह को चुना गया है। उसके बाद राहवाली है, राहवाली के बाद वजीराबाद चौक है, वजीराबाद के अलावा उसके बाद गुजरात कल का जो स्टार्ट है वो गखड़ मंडी से या वजीराबाद चौक वहाँ से होगा। आपका वैसे क्या अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी गुजरांवाला में कल का दिन भी उनका हो सकता है और परसों का भी हो सकता है। अगर जिस तरह का स्केड्यूल आज बनाया गया है कि हम गोंदलावाला चौक में खड़े होंगे, तो इसका मतलब हुआ फिर गखड़ मंडी है, वजीराबाद है और उसके बाद गुजरात है। 2 मजीद दिन लग सकते हैं। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद हैं, वहां पर लोगों की कितनी तादाद आ चुकी है वहां पर? देखिए, अभी तो इक्का दुक्का लोग हैं यहाँ पर, 10-20 लोग हो गए। अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, चूंकि इमरान खान साहब जो है ना जहाँ भी पहुँचते हैं वो 11-12 बजे के बाद या 11-12 बजे के करीब पहुँचते हैं। साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कमरान साहब, मेरा सवाल ये है, अभी जो हालिया सियासी तनाजुर के हवाले से, कि जमहूरियत जो है, डायलॉग जो है या मकालमा जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो एक खलीज है जो कि बढ़ती जा रही है, पोलराइजेशन है जो कि बढ़ती जा रही है, और मकालमा का जो इम्कानात हैं वो बड़े कम होते चले जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? मतलब सियासी तारीख के हवाले से, मैं मुल्कों की और कौमों की सियासी तारीख पे क्योंकि आपकी नज़र है, तो उसके हवाले से आप अगर उस सियासी तारीख को अपने जहन में रखें तो आगे का आपको क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल में डायलॉग जो है वो किसी भी जमहूरियत में, जैसी जमहूरियत क्यों ना हो, और इवन के डिक्टेटरशिप में भी हमने देखा है कि डायलॉग तो हमेशा चलते रहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इवन अभी भी जितना सियासी कशीदगी है, जितना सियासी तनाव है, कि कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मेरे ख्याल में बातचीत जरूर हो रही है। सिर्फ फर्क ये है कि जो तमाम फरीकैन हैं, ये जो 2 बड़े फरीकैन हैं, उनके नुक्ता नजर में इतना ज्यादा मेरे ख्याल में गैप है कि उनको ब्रिज करना, किसी कॉमन ग्राउंड पे आना, वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला है। अदरवाइज डायलॉग जो है कहीं ना कहीं कभी पसे पर्दा, कभी किसी थर्ड पार्टी के जरिए कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी कोई हैरानकुन बात नहीं होगी कहीं ना कहीं अगर बातचीत चल ना रही हो। बाकी जो आगे क्या होगा, आई थिंक ये हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि क्या होगा। अगेन नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो ये क्रूशल मेरे ख्याल में मंथ है। तो हालात जो हैं कम से कम लगता ये है कि अच्छे नहीं है। मतलब पाकिस्तान का माजी में भी बड़े पॉलिटिकल डिजास्टर्स होते रहे हैं, और अगर इस सारे मामले को अच्छे तरीके से टैकल ना किया गया तो खुदा न खास्ता कोई भी डिजास्टर पॉलिटिकल लेवल पे हो सकता है। तो इसी वजह से शायद जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, और खास करके जो हमारे सियासतदान हैं और बड़े मजे हुए सियासतदान हैं जो इस वक्त हुकूमत है, वो एक्सपीरियंस्ड उसके अंदर पॉलिटिशियंस हैं। इमरान खान साहब भी अब कोई इमेच्योर नहीं है, वो भी हुकूमत में रह चुके हैं। तो आई थिंक जितनी जो फरीकैन है, इनको तयन करना चाहिए कि आखिर इस सियासी कशीदगी को, इस पॉलिटिकल क्राइसिस को कहां तक लेके जाना है। क्या वहां तक लेके जाना है जहां पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो? आई थिंक वो अगर थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएं तमाम फरीकैन, तो शायद हम किसी जो बड़े डिजास्टर से बच सकते हैं। अच्छा, कमरान यूसुफ साहब, ये जो एक होता है जामद जहन होता है, मतलब अगर हम सियासत के अंदर जामद जहन के साथ, ये डॉगमा के साथ, या इस तरीके से इस रवैये के साथ अगर आएँ
तो अभी हालिया दिनों में बात हो रही थी कि इमरान खान कह रहे थे कि मैं अपोनेंट्स या अपोजिशन के साथ हुकूमत के साथ बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं यानी इन्वर्टेड कामास में उनसे बात कर रहा हूँ जो कि बेसिकली जिनका फैसले होते हैं। अब ये जो है, ये बीच में ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप इस हद तक जामिद ज़हन के साथ चले जाएं, आप बिल्कुल एक रुक जाएं, आप बिल्कुल यानी इस हद तक पोलराइजेशन हो जाए, तो उनका कोई असर रसूख काम आ सकता है? देखिए, आप बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की। बिल्कुल माजी में एस्टैब्लिशमेंट का बिल्कुल किरदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी बड़ा क्राइसिस आया है तो इन्होंने बिठाया है तमाम जो सियासी जमातों को। और क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट माजी में हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप रही है तो सियासत के अंदर तो उनका किरदार रहा है, लेकिन इस दफा सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में तो असल जो इस वक्त लड़ाई है वो है ही इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, और इसी वजह से ये गैर मामूली तौर पर हमने हाल ही में देखा कि DGISI को अपना मौकफ देने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट का मौकफ देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो मौजूदा तनाजुर में आई थिंक कि जब खुद भी जो एस्टैब्लिशमेंट है जो फैसला कर चुकी है कि हमने अपने आप को डीपोलिटिसाइज करना है, ए पॉलिटिकल रहना है, तो वो तो मेरे ख्याल में अभी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदानों को हल करने चाहिए। वो इनकरेज जरूर कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा चाहते हैं कि इतनी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि पहले ही जो उनकी इन्वॉल्वमेंट मुबैना तौर पर रही है या अदरवाइज भी ये एक सीक्रेट, ओपन सीक्रेट है, और खुद भी DGISPR और DGISI ने एक्नॉलेज किया कि हम एतराफ करते हैं कि माजी में एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है, लेकिन अब हम उस किरदार को नहीं निभाना चाहते। तो इस तनाजुर में देखें तो इस सिचुएशन में जो ज्यादा जिम्मेदारी है आई थिंक ये सियासतदानों के ऊपर ज्यादा आयद होती है। वो बेशक हुकूमत में बैठी जमाते हैं या फिर तहरीक इंसाफ है जो इस वक्त लॉन्ग मार्च कर रही है, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। हाँ, अगर ये बिल्कुल मेरे ख्याल में सिचुएशन उस नहज पर पहुंच जाती है, जैसे मैं कह रहा था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली जाती है, जहां पे फिर आपने फैसला करना है कि मुल्क की सलामती आपको अजीज है, मुल्क का जो सर्वाइवल है वो आपको अजीज है, या फिर आपने ये जमहूरियत बचानी है, तो फिर हो सकता है कि जो उनकी आप बात कर रहे हैं या जो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, मजबूरन ये ना हो कि कोई ऐसा स्टेप लेना पड़े उन्हें कि जिससे फिर जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके पल्ले कुछ भी ना पड़े। तो मईशत जो है, अगर उसके हवाले से बात की जाए तो वो पहले ही हम बहरान का शिकार थे, ऊपर से अभी जो सियासी बहरान है उसमें ऐड ऑन कर रहा है, फिर सैलाब आ गया, ऑफ कोर्स उसके भी अपने इफेक्ट्स हैं। तो अभी ये जो दो दौरे हैं, सऊदी अरब के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का दौरा और फिर चीन का जो 2 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये दौरे जो है मईशत के लिए किस हद तक मौसर साबित हो सकते हैं? किसान पैकेज को भी अपने जहन में रखिएगा। ये यानी एक तरफ मईशत को की बहाली के लिए कुछ ना कोई कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ कुछ और मामलात हैं, चैलेंजेस हैं। इन दोनों को अगर जहन में रखा जाए तो क्या निकलने के इम्कानात हैं, मईशत के कुछ बहाली के इम्कानात हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है, इकोनॉमिक चैलेंजेस है, और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और ये जो 2 दौरों की आप बात करें, जो चीन का दौरा हो रहा है, ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ये भी एक गैर मामूली बात है कि पाकिस्तान का एक वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो और उसे 6 माह तक इंतजार करना पड़े चीन के दौरे के लिए। अमूमी तौर पर पहला दौरा जो हमारा नया वज़ीर-ए-आज़म है वो सऊदी अरब का करता है और दूसरा चीन का करता है। और इस हवाले से भी बहुत सी बातें होती रही, बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती रही कि शायद जो चीन की क़यादत है वो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं और उनको इस चीज का एक जमानत चाहिए थी कि क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये बाकी मांदा अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अगर नहीं करेगी तो इनसे मिलने का कोई फायदा नहीं है। तो एक इसके अंदर इंडिकेशन ये भी है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं पॉलिटिकली अगर देखें तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब जो चीन की क़यादत है उनको भी शायद इस बात की गारंटी है कि ये गवर्नमेंट जो है इतना जल्दी जाने नहीं वाली। दूसरा जो इसकी आउटकम है ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि आपको पता है कि हाल ही में जो कम्युनिस्ट पार्टी का इजलास हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो चीन के अंदर, और उसमें तीसरी दफा रिकॉर्ड जो है गैर मामूली तौर पर जो प्रेसिडेंट शी हैं इनको मुंतखब किया गया है सदारत के लिए। तो शहबाज शरीफ साहब उन पहले चंद जो बैरूनी रहनुमा है उनमें से हैं जो उनसे मिलेंगे। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है, जिससे ये एक रिफ्लेक्शन होती है कि चीन इवन के अगले अपने जो 5 साल जो प्रेसिडेंट शी का इख्तिदार है उसमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर देखना चाहते हैं। अब इसके अंदर जो CPEC है जो हम जानते हैं कि PTI के दौर में सुस्त रवि का शिकार रहा, कोविड भी उसकी एक रीजन थी, उसको रिवाइवल करने की बात हो रही है। दूसरा, पाकिस्तान को इस वक्त जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, कुछ $6.3 अरब के जो चीन के कर्जे हमने देने। जी जी अच्छा सर, ये बता दीजिए कि इस्लामाबाद में क्योंकि उन्होंने जलसा इंतजामिया जो इस्लामाबाद की उन्होंने PTI को जलसे की इजाज़त नहीं दी, या अगर आप ये क्या समझते हैं इमरान खान इस्लामाबाद में जलसा करके वापस आ जाएंगे, वहाँ धरना देंगे, आपके क्या ख्याल है इस सवाल से?
आई थिंक इसमें सबसे पहले आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे तो अभी तक इमरान खान साहब की क्लियर जो स्ट्रेटजी है वो लग नहीं रही। दो कि जो लॉन्ग मार्च का वो ऐलान कर रहे थे बड़े अरसे से, लेकिन जो इन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज किया मुझे लगता है कि उजलत में किया है। अब जो मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि वो क्यों डिले कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि शायद बुध या जुमरात से जुमे के रोज तक वो इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे, अब 8-9 दिन का उन्होंने डिले का ऐलान किया। उसकी मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह है कि वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये उनका एक लास्ट कार्ड है, और अगर ये फ्लॉप हो गया तो फिर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये तो फिर मजबूत हो जाएगी। कमरान यूसुफ साहब, अगर ये पॉजेज जो हैं ये इफेक्ट नहीं करेंगे, मुतासिर नहीं करेंगे अगर आप बहुत ज्यादा पॉजेज, यानी बेसिकली जो लॉन्ग मार्च होता है वो स्ट्रेस जो है या ज़हनी दबाव वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह की एक क्राउड होता है, इकट्ठा जाता है, वो सारा कुछ होता है। लेकिन आप इस तरह के पाजेस देना स्टार्ट कर दें और रोज़ाना जो मार्च है वो सिर्फ 3 से 4 घंटे तक रखें, तो इससे उसका मोमेंटम और वो तमाम चीज़ें मुतासिर नहीं होगी, ये डाउन नहीं हो जाएगा मामला? बिल्कुल मुतासिर होंगी, क्योंकि 2014 का अगर आप धरना देखें तो उसमें 14 अगस्त को उन्होंने शुरू किया था और मुझे अच्छी तरह से याद है उसी रात वो तकरीबन मिडनाइट इस्लामाबाद में पहुंच गए थे और उसका एक मोमेंटम बना था, उसका एक इंटरनेशनल खबर बनी थी और सारा फोकस था उसका। तारिक कादरी भी उनके साथ थे। लेकिन जिस तरीके का ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे जो पीटीआई तासुर देने की कोशिश करेगी कोई इनकलाब आ जाएगा। बिल्कुल उनके साथ क्राउड जरूर होगा, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस आउटपोरिंग नहीं है कि वो जो सब कुछ बहा के ले जाए। तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब अंदर से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि अगर ये जो उनका आखिरी पत्ता है ये कामयाब ना हुआ तो फिर पॉलिटिकली उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसलिए वो इस लॉन्ग मार्च को एज अ थ्रेट यूज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जीटी रोड में चलते हुए उनको ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, कहीं एस्टैब्लिशमेंट उनको कोई फेस सेविंग दे दे, कोई वे आउट निकल आए और उससे जितना ज्यादा टाइम यानी वो ले सकते हैं इस सवाल से कोई ना कोई सोल्यूशन निकला है। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब। हाफिज साहब सिर्फ ये बता दीजिए कि ये आज भी उसी तरीके से जाएगा जिस तरीके से अमूमन तकरीबन 2 या 3 बजे तक क्राउड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर वो मार्च जो है उस तरह रवा होता है। हाफिज साहब, आज भी इस तरह की सूरत हाल होगी, अभी लोग इकट्ठा होना शुरू होंगे और तकरीबन 1-2 बजे तक लोग इकट्ठा फिर उसके बाद ये मार्च चलना शुरू होगा? बिल्कुल ऐसे ही है वकार, जिस तरह के गुज़श्ता 2 दिन से गुजरांवाला में हो रहा है उसी तरह की रूटीन को दोबारा दोहराया जाएगा। लोगों को भी पता चल गया है कि इमरान खान 12 बजे के बाद ही पहुंच के उन्होंने लाहौर से आना होता है। जब वो लाहौर से चलते हैं तो टीवी मीडिया पर ये खबर आना शुरू हो जाती है कि वो ज़मान पार्क से निकल गए हैं। तो उसी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए गुजरांवाला के लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर 2 दिन से गुजरांवाला के लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था, मोबिलाइज किया जा रहा था। यहाँ पे जो पार्टी रहनुमा गाड़ियाँ लेकर निकलते थे, अपनी अपनी बड़ी गाड़ियों में उन्होंने लोडर गाड़ियाँ रखी हुई थी, स्पीकर पे अनाउंस करते थे कि चलो चलो गुजरांवाला चलो, आज हमारे कायद आ रहे हैं। तो 2 दिन से गुजरांवाला की आवाम भी थकी हुई है। आज देखते हैं कि जब इमरान खान पहुंचते हैं तो उसके बाद कितना बड़ा क्राउड होता है। गुजरांवाला में जिस तरह का क्राउड की तवक्को की जा रही थी उस तरह का कल क्राउड नहीं था। बिल्कुल आज चूंकि शहर के अंदर दाखिल होंगे तो डेफिनेटली आज उम्मीद ज्यादा है कि वहाँ पे क्राउड होगा। और उसके बाद ये देखते हैं कि गुजरांवाला से कैसे निकलने में कितनी देर लगती है और कल कहाँ से स्टार्ट होता है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी बदलते मौसम के हवाले से। जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब और चेस्ट इन्फेक्शन जैसी जो बीमारियां हैं ये सर उठाने लगती हैं। और फ़र्क कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा सीज़न नहीं गुजरा सर्दियों में कि सर्दियां शुरू हों और मैं इसमें मुब्तला ना हूँ। और हमारे साथ क्योंकि सारा ने ज्वाइन किया है, सारा फारूकी माहिर ग़िज़ाइयत है और ये सवाल मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो पूरी सर्दियों का वो फेज़ निकाल दे और बीमार भी ना हो और बच भी निकले? ये एक सवाल है मेरा। तो सारा फारूकी, आपकी आवाज़ आ रही है? सारा फारूकी साहबा आ रही है मुझे। एक्चुअल में होता है इस तरह से है क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो रहा होता है ये आपकी बॉडी के लिए एक स्ट्रेस फैक्टर होता है। कोई भी मौसम हो अगर वो चेंज हो रहा है तो आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस जाना शुरू हो जाती है और दैट इज़ द टाइम जब आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस होने लगता है। इम्यून सिस्टम ड्रॉप होता है तो आपके अराउंड जितने भी वायरसेस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि आप बीमार होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कोई भी पर्सन हो, ये हमने कोविड में भी देख लिया था कि इम्यूनिटी अगर आपकी ड्रॉप होती है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको कोई भी बीमारी आराम से लग सकती है। ये जो जितने भी चेंजेस होते हैं इन द वेदर ये एक स्ट्रेस फैक्टर भी है
उसके अलावा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी हो जाता है कि आपको जो है कोई बीमारी हो सकती है। ज़्यादातर ये कोल्ड फ्लू जो हमारा है कि हमें बुखार हो रहा है या हमें ज़ुकाम हो रहा है या गला ख़राब हो रहा है, तो दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट वायरस जो कि आपका गला ख़राब कर रहा है और आपको ज़ुकाम भी दे रहा है। अक्सर लोगों को इची नोज़ हो जाती है या फिर उनको ज़ुकाम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है या गला ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वायरस, नॉट बिकॉज ऑफ द वेदर। वेदर का अपना कोई इतना कसूर नहीं होता, बेसिकली हमारा अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हमें प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा सारा, मुझे ये बताइएगा, क्या कोई ऐसी मखसूस खुराक है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए इस तरह के मौसम से? देखिए, अब अगर चेंज हो ही रहा है वेदर, तो उस सूरत में कोशिश करें, अब जैसे कि सर्दियां आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आपने खुद को वार्म रखना है। अपना सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अपना पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने आप हैंड्स वॉश कर रहे हों, अपना ख्याल रख रहे हों, और साथ ही साथ में आपने कपड़े उस तरह के अब नहीं पहनने के जो हम यूजुअली समर में यूज़ करते हैं। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़े से लेयर्स आप ज़्यादा यूज़ करें, और साथ ही साथ आप जो है थोड़ी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कहवों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये है कि एक तो आपके इम्यूनिटी को भी हेल्प आउट हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड करनी है डाइट में जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकें। क्योंकि हम लोग ऐसे मौसम में, हम लोगों का शौक होता है कि हम बाहर जाके मज़े मज़े की चीज़ें खाएं, तो उसमें आपकी इम्यूनिटी जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, और किसी ना किसी पॉइंट पे इंसान जो है बीमार हो जाता है। क्योंकि ये मिस्टेक हम सब करते हैं कि हम लोगों ने, जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है तो हम लोग नई नई चीज़ें, जिसे कहते हैं कि खाने पीने का हमें शौक हो रहा होता है, ख़ासतौर पे जिस तरह से आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो लोगों में बहुत ज़्यादा हैबिट डेवलप हो जाती है कि हमने मीठा खाना है और हमने बाहर जाके इस तरह की चीज़ ज़्यादा कंजम्पशन करनी है। सारा ये बताइएगा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस वक्त लाहौर का वो 41 है, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करता है और इससे कैसे बचा जाए? और ये मतलब नज़ला या ज़ुकाम या खांसी या चेस्ट इन्फेक्शन, इसका स्मोक से क्या ताल्लुक? देखिए, बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। एक तो ये है कि जितना भी पोल्यूशन है हमारा, आपको पता है कि लाहौर में कितना ज़्यादा है, वो सारा नीचे ही रह जाता है, वो ज़मीन की करीब ही रह जाता है, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि वो आप सारा कुछ इनहेल कर रहे हो, तो वो सारे टॉक्सिन्स आप इनहेल करें। तो वो टॉक्सिन्स जब आप इनहेल करें तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम मज़ीद सप्रेस होना शुरू हो जाता है। वैसे ही जो है आप बदलते मौसम की वजह से वैसे ही आप सप्रेस्ड होते हैं, मज़ीद जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और इससे ये है कि आप जो है और ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बीमार हो जाएंगे। अच्छा सारा, ये जो मौसम है ये सबसे ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, और जो वालिदैन हैं ख़ास तौर पे वो बहुत परेशानी का शिकार होते हैं क्योंकि बच्चे ठीक नहीं होते। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ज़रूरी ये है कि आप अपने बच्चों का जो है ख्याल इस तरह से रखें। एक तो जैसे मैंने बताया कि कपड़ों के हिसाब से आप जो है तो उनको लेयर्स जो है ज़्यादा उनको पहनाएं। दूसरा ये है कि उनकी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। देखिए, मैं बात हर दफ़ा करती हूँ कि बच्चों की खुराक पे हम लोग इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है जितना ज़्यादा हम एडल्ट्स की खुराक पर फोकस्ड होते हैं। बच्चे ज़्यादा जो है प्रोन होते हैं, यानी उनको जो वो जल्दी वल्नरेबल होते हैं कि वो उनको जल्दी बीमारी लगना शुरू हो जाती है। आप देखें कि बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते हैं, दैट इज़ मोस्टली बिकॉज कि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उन चीज़ों को हैंडल कर सके। आप बच्चे को घर में जो चीज़ें बना के दे रहे हैं वो हेल्दियर ज़्यादा उनको खिलाएं, यानी हेल्दी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा उनको इंटेक करवाएं। हम लोग ज़्यादातर उनको प्रोसेस चीज़ें ही खिला रहे होते हैं। आप देखें, चाहे आप नाश्ता दे दें या आप लंच बना के दे रहे हो, अगर घर से आप कुछ बना के भी दे रहे हैं तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मोस्टली हम प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स ही उनको खिला रहे होते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम इतना यूज़ नहीं कर रहे थे। कितने लोग हैं जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को जो है वो प्रमोट करते होंगे, बच्चों को ज़्यादा खिलाते होंगे, या फिर आप जो है उनको चिकन या मटन या बीफ वगैरह जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो भी घर में आप जो है वो चीज़ें बना के दें। मोस्टली आप देखें कि बाहर में बैठ के आप लोग खा रहे होते हैं, या फिर बच्चों को जो है लेके बाहर उनके लंच बॉक्सेस में क्या होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है उनके बच्चों के लंच बॉक्सेस में? बिल्कुल, लंच बॉक्सेस में आप उनको फ्रूट्स ऐड करके दें। आप उनको सैंडविचेस, चिकन का, मटन का सैंडविच बना के दे सकते हैं, उसमें सैलेड वगैरह ऐड करके दे दें। आपने मैक्सिमम चीज़ें उनकी डाइट में इंक्लूड करनी, बेशक छुपा के ऐड करें। अक्सर बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते तो आप उनको सैंडविचेस में ऐड करके आप दे सकते हैं। आप पास्ता बना के दें तो उसके अंदर आप ऐड करके दे सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज जिस तरह से आप उनकी लाइफ में चीज़ें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और साथ में थोड़े से नट्स डाल दिए। उनको बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों की आदत ना डालें और ऐसी प्रोसेस चीज़ों की आदत ना डालें। अक्सर लोग चिप्स, चॉकलेट्स या जूसेस, जो प्रोसेस जूसेस हैं, वो ज़्यादा बच्चों को जो है लंच में दे रहे होते हैं। सारा साहब, मैं अभी आपसे एक ज़ाती मसला डिस्कस करना चाहता हूँ। वो मेरा ज़ाती मसला जो है वो मेरा कौमी मसला भी है। कौमी मसला इस हवाले से है कि पूरा मुल्क जो है वो गले का वो शिकार हो जाता है इन्फेक्शन का, और मेरा भी गला इसी तरह ख़राब रहता है सर्दियों में।
इसका क्या किया जाए? मतलब इसका मास्क से लेके कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे आप अपने गले को रिलीफ दे सकते हैं या इन्फेक्शन से बचा सकते हैं उसमें? अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ कि देखिए हमारे घर में ये कॉमनली ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं और हर घर में आई एम श्योर अवेलेबल है। जैसे कि गार्लिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिंजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिंजर का जो है कहवा बना लें, उसके अंदर सिनेमन ऐड कर लें। सिनेमन इतना अच्छा है आपके थ्रोट के लिए कि आपको अगर कभी गला ख़राब भी हो जाए और आप सिनेमन टी लेते हैं तो उससे आपका गला जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। इनमें नेचुरली वो जिसे कहते हैं वो केमिकल्स मौजूद हैं, वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको रिलीफ देती हैं और आपको जो है बेहतर होने में हेल्प करती हैं। गार्लिक आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे खाने से पहले या लंच के बाद जो है आप उसका सिर्फ एक क्लोव लेके उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के वो अपने पानी के साथ ले लिया। और जिंजर का आप जो है टी बना के ले सकते हैं या अपने खाने में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो आप इवनिंग के टाइम जो है वो ऐड कर सकते हैं। टर्मरिक का बहुत जो है आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प आउट होता है। अच्छा सारा, मुझे ये बताइएगा, आपने गार्लिक और जिंजर के फ़वाइद तो बता भी दिए और आपने ये भी बताया कि किस तरह से अपने गले को महफूज रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका इंटेक करके हम जो है इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं? देखिए, ड्राई फ्रूट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप किसी एक को नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिक लेने से जो है आप बहुत अच्छा फील करेंगे, उससे आपको जो भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी। सब में सेपरेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। तो आप एज अ होल हैंडफुल ऑफ जो है ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कोशिश करें कि एक दिन के अंदर 1 हैंडफुल लाजमी लिया करें, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, 1 हैंडफुल लाजमी लिया करें। उन नट्स में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कंजम्पशन शुरू कर देते हैं। सर्दियाँ आती हैं तो हमारा इंटेक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कैलोरिक इंटेक भी इंक्रीज हो जाता है और उल्टा हेल्थ को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जैसे वकार साहब, सर्दियाँ आती हैं तो लोग मूंगफली जो है वो बड़ा एंजॉय करते हैं और बड़े पसंदीदगी से उसको खाते हैं और वो उनको लगता है कि ये एक स्नैक है जिसको हमने खाना ही खाना है, लेकिन उससे फिर गला खराब होने के चांसेस भी हो जाते हैं। कोई आखिर में मैसेज देना चाहें जितने भी हमारे मतलब गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक जिस तरह मौसम तब्दील होता है तो वो तमाम बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, स्पेशली बुजुर्गों के हवाले से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ मौसम की तब्दीली से कैसे निपटा जाए? 2-3 चीज़ें हैं सिर्फ। आपने एक तो यही है कि अपने जो है खुद को वार्म रखें ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा ये कि आप जो थोड़ी गर्म मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे आप टी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, सूप्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो करें। और अपने इम्यून सिस्टम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें, क्योंकि ये वो मौसम है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप साथ साथ अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम। अगर आप अभी नहीं ध्यान रखेंगे तो इवेंचुअली आगे किसी न किसी पॉइंट पर आप जो है बीमार होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपनी डाइट मैक्सिमम हेल्दी रखें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो भी सीजन आए उनका इंटेक रखें। लीन प्रोटीन्स का इंटेक रखें जिसमें चिकन, मटन, बीफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है दूध और दही और इस तरह की चीज़ें जो अपनी डाइट में लाजमी डेली बेसिस पे इंक्लूड करें, तभी आपका इम्यून सिस्टम जो है बेहतर हो सकता है। ये भी माइंड में रखें कि कोई एक स्पेसिफिक फूड नहीं है या कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं है जो आपका इम्यून सिस्टम बनाता है। थैंक यू सो मच सारा फॉर योर टाइम। नाजरीन, सारा बता रही थी कि बदलते मौसम में अपने आप को आप लोगों ने किस तरह से महफूज करना है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप लोगों से मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक्सप्रेसो और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कोयटा से ताल्लुक रखने वाली खतीजातुल कुबरा से, जो लड़कों का लिबास पहन के वकार साहब मोटर बाइक चलाती हैं और उनका कहना ये है कि मुआशरे की सोच है कि लड़की जो है वो बाइक नहीं चला सकती बल्कि लड़की को हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठना चाहिए। तो इस सोच को तब्दील करने के लिए उन्होंने लड़कों का लिबास जो है वो ज़ेबतन किया और वो अब बाइक चलाती हैं। ना सिर्फ वो बाइक चलाती हैं बल्कि वो मज़ीद लड़कियों को बाइक चलाना भी सिखा रही हैं। कमाल है। और खदीजा, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। खदीजा, ये जो आपके साथ गुफ्तगू है, मैं जब से ये प्रोग्राम एक्सप्रेसो आज का शुरू हुआ है मैं बिल्कुल ये इसी इंतज़ार में था कि कब मेरी खदीजा से बात हो। उसकी वजह ये है खदीजा कि आपका शुमार उन लोगों में होता है जो इस माशरे की सोच को बदलते हैं। और वो जो हमने एक चीज़ पाली होती है ना कि लड़की ये करती है और लड़का ये करता है, इन चीज़ों को आप शिकस्त देते हैं, लड़कियों को बाख्तियार बनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको ये बताइए सबसे पहले कि आपने ये आपके ज़हन में ये सोच कैसे आई?
कि बाइक चलानी है और ये सारा, आपके जहन में पहला ख्याल ये कब आया था? थैंक यू सो मच सर, आप लोग के इनकरेजमेंट के लिए आप लोगों ने बुलाया। तो ये है कि मेरे जहन में ये बात इसलिए ऐसे आई थी कि मतलब मैट्रिक थी, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज थे, ठीक है। तो फाइनेंशियली बाबा सपोर्ट नहीं कर सकते थे, भाई छोटे थे, तो फिर मैंने यही किया कि मैं बाइक खुद चला लूँ और खुद आना जाना करूँ। तो पहले आपने बाईसाइकिल चलाई और उसके बाद बाइक? नहीं, बाइसाइकिल तो वो मैं बचपन से चलाती, तो वो मुझे ठीक है। आती थी, बाइक बाद में स्टार्ट कीजिए। तो बाइक किस से सीखी आपने? बाइक मैंने खुद घर पे इसी तरह, अब्बू थे, चाचू, मामू, उनको देख के और थोड़ा सा उनसे गाइडेंस लेके इसी तरह सीखी है। आप यानी आपने अपने अब्बू और उनसे गाइडेंस ली और उसके बाद आपने ये बनाना सीखी। तो आप बताएं खदीजा कि ये जो आपने अभी तक जो कोई तवील सफ़र किया है, यानी आप अपने शहर से बाहर गई हैं या शहर के अंदर ये भी आप चला रही हैं? नहीं, अभी तक तो शहर के अंदर ही हूँ। वैसे बहुत ज्यादा शौक है कि शहर से बाहर जाऊं, लेकिन ये है कि फाइनेंशियली वो नहीं हो सकता कि मैं बाहर निकल सकूं इस तरह। अच्छा खतीजा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो अमूमन बड़ी नाजुक सी होती हैं और उनको बड़ा डर लगता है इस तरह के कामों से, लेकिन आप भी माशाल्लाह से एक लड़की हैं और आप इस तरह से मोटर बाइक चलाती हैं, तो डर नहीं लगता आपको? या जब आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया था तो कभी चोट वगैरह लगी आपको? जी मैम, डर तो नहीं लगता ज़्यादा, लेकिन ये कि स्टार्टिंग में ये है कि आप जो कोई काम भी स्टार्ट करते हैं उससे ये होता है कि आप कहीं ना कहीं तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स हो जाती हैं। तो इसी तरह मुझे भी कुछ चोटें लगी थी, तो ये था कि उनको मतलब फेस करना था, वो हैंडल कर करके आई हूँ। खदीजा, बात पता है क्या है? बात ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बाइक चलाती हैं और उनकी तादाद जो है वो हज़ारों में है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है कि शहर के अंदर चलाती हैं, बल्कि बहुत बड़े बड़े टूर करती हैं और बड़ी हैवी जो बाइक्स होती हैं ना वो भी चलाती हैं, और यहाँ से गिलगित भी जाती हैं, स्कर्दू भी जाती हैं, गवादर भी जाती हैं आपकी तरफ, और ये तमाम इलाकों में ये लड़कियाँ चलाती हैं। ये कोई ऐसा आप अनहोना काम नहीं है, ये बहुत कमाल काम है। और मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है ना सिर्फ ये कि बाइक इसलिए चलाएं कि वो आपकी मुईशत के हवाले से और उन हवालों से भी है, बट इस हवाले से भी कि आप उसको तफरीह का जरिया भी बनाएं। तो आप ये नहीं, आप मेरा सवाल ये, आप इंजॉय करती हैं ना, आप लुत्फानंदोज होती हैं, आपको मजा आता है ना बाइक चला के? बहुत ज्यादा सर, बहुत मजा आता है कि मतलब लाइफ इंडिपेंडेंट है, खुद कर रही हूँ, खुद सब कुछ कर रही हूँ। तो मेरा अपना भी काफी शौक है कि मैं बाहर जाऊँ कहीं घूमने के लिए, मतलब सैर व तफरीह के लिए इसको यूज करूँ ऐसा। वो नहीं, वो आपको बिल्कुल करेंगी। और अच्छा, मुझे बताएं कि आपको अपनी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है इस बाइक वाले मामले में, इसको सीखने के हवाले से? आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ से मिली है अपनी फैमिली में? अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा अब्बू से मिली है, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और उन्हीं की वजह से ही मैंने चलाई है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। बाबा ने, अम्मी ने मुखालफत तो नहीं की थी? नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं। ये था कि अनएजुकेटेड है, तो इसलिए बाबा के ज्यादा सपोर्ट होता है हर चीज में। अच्छा वकार साहब, मामा माएँ जो है कभी ना भी वो वो नहीं बेसिकली वो ये करती। कहती हैं कि जो बेटी है उसको बेटी रहने दे और उसको लड़कों वाले काम ना करवाएं। तो ये हो सकता है कि इनकी नहीं, वालिदा बिल्कुल ने हो भी- सकता है, लेकिन देखिए ना वो फिर आप यही तो प्रॉब्लम है। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे खदीजा तालीम फैलेगी ना और हमें मालूम होगा कि लड़की या लड़का जो है उसमें कोई फ़र्क दिमाग के हवाले से नहीं होता, ना ही किसी तरबियत जो उस हवाले से होता है। लेकिन अगर हम लड़कियों को शुरू से महरूम कर लेते हैं बाईसाइकिल चलाने में या किसी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में, तो वो जब बड़ी होती हैं तो बहुत सारी उनकी सलाहियतें जो है उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पे हो सकता है वो अच्छी ड्राइवर ना हो, और अच्छी ड्राइवर ना होने की वजह क्या है? मुआशरा वजह है, आप और वालिदैन वजह है जिन्होंने उसको रुकावट बनाया है। तो खदीजा, मुझे ये बताएं कि आप 70 सीसी, 100 सीसी या कौन सा, मतलब आपका बाइक जो है वो कितनी पावर वाला है? मेरी 70 सीसी है। 70 सीसी है। और फ्यूचर प्लान क्या है? एक तो सीसी को बढ़ाना है, और इसके अलावा फ्यूचर प्लान क्या है? सर एक तो इन्हीं सीसीज को बढ़ाना है, उसके अलावा भी मतलब इधर उधर टूर के लिए जाना है। और हाँ, फिर ये स्टडीज में सबसे आगे बेस्ट है, जाना ये है। सबसे बेस्ट है। आप कोयटा है ना, तो जी। मतलब ये कि आपका जो बलोचिस्तान है बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे जो सड़कें हैं बाइकर्स के लिए
मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया में ऐसी कोई सड़कें हों वो फैरा नाक की लकीर बनी बिल्कुल सीध पे ना, आप सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र है और मजाल नहीं है कि रोड इधर हो या इधर हो। ये बड़ी कमाल है और स्पेशली कोस्टल हाईवे आपके पास है। तो अगर आपका कोई कराची ग्रुप के साथ आप नथी हो जाए, जो कराची में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि इस तरह बाइकर एसोसिएशंस हैं, उन बाइकर एसोसिएशंस के साथ रब्ता करें और आपने कोस्टल हाईवे लाजमी करनी है। ठीक है खदीजा, खदीजा कोई पैगाम भी आपने देना है? खदीजा, आपने अपनी हम उम्र लड़कियों को, बच्चियों को कोई पैगाम दें कि आपको ये तरबियत के कोई बहुत कठिन तो नहीं था ना मरला, तो ये कैसे हुआ और कैसे आप जो बच्चियां हैं वो सीख सकती हैं? पैगाम दीजिए। मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जैसे अगर मेरे लिए टाइम टफ था तो मैंने उसको हैंडल किया, तो इसी तरह वो भी हैंडल करें। और ये बाइक बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप इजीली इसको परचेज भी कर सकती हैं और इसका चलाना भी इतना टफ नहीं है, मतलब आप इजीली चला सकती हैं। अच्छा खतीजा, और मतलब रश से भी इजीली निकल सकते हैं। ठीक है। अच्छा खतीजा, आप लड़कियों को बाइक चलाना सिखाती भी हैं, तो अभी तक कितनी लड़कियों को आप सिखा चुकी हैं? मैं इस वक्त तक तो 4 लड़कियों को सिखा चुकी हैं। अभी हमने 1 मंथ ही हुआ है कि हमने स्टार्ट किया। जबरदस्त खदीजा, आपने यकीन कीजिए हमारा सर जो है ना वो फख्र से बुलंद कर दिया है। वो यही लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं जो मुआशरे में तब्दीली लेके आते हैं। बेस्ट ऑफ लक, दुआएं, बहुत दुआएं। इस वक्त हम एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और नाजरीन, आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहते हैं। दूसरे हिस्से में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सैलाब ज़दा इलाकों की। एक तरफ हुक्मरान जो हैं वो इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें में लगे हुए हैं, लेकिन सैलाब ज़दा इलाकों में जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन हो चुकी है। सैलाब मुतासर इलाकों में लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में हैं, मौसम सर्द हो रहा है और खुनकी जो है वो बढ़ रही है। सैलाब ज़्यादा जो मुतासर इलाकों हैं वहाँ पर सूरत हाल जो बद से बदतर होती जा रही है और 2 माह गुजरने के बावजूद कई इलाकों में ताहाल पानी खड़ा हुआ है। लाखों मुतासरीन जो हैं वो बेसर समानी के आलम में हैं और बीमारियाँ जो हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सेहत और ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से बात करें तो उसके हवाले से बहरान जो है वो जन्म लेने लगे हैं। लोगों का जो ज़रिया मुआश है वो ख़त्म हो चुका है, जो कि मोस्टली ज़राअत के हवाले से है, जो भेड़ बकरियाँ चराने के हवाले से है और खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। हुकूमत की जानिब से किसी हद तक इमदाद का सिलसिला तो जारी है जो कि ना होने के बराबर है और यूनिसेफ ने ख़तरे की घंटी बजा दी और ख़दशा ज़ाहिर किया है कि मुतासर इलाकों में 1 करोड़ बच्चों को फौरी इमदाद की सख्त ज़रूरत है। अगर बर वक्त इमदाद न की गई तो सैकड़ों बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में जा सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए किया है फ़रा अजीम शाह साहबा ने, जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की। फ़रा साहबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी कल भी देख रहे थे, एक तो जिस तरीके से फ़ैरा ने शुरू में कहा है कि इक़्तिदार की जंग, सियासी कशमकश और उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़बरें जो हैं हमारी ज़्यादा उस हवाले से होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सिचुएशन उसी तरह है, पानी उसी तरह खड़ा हुआ है। तो इस वक्त लेटेस्ट जो है क्या है बलूचिस्तान की सूरत हाल? अगर तो सिर्फ आप बलूचिस्तान के हवाले से ही मुझसे पूछेंगे क्योंकि सिंध के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन अगर मैं बलूचिस्तान के हालात के बारे में आपको बताऊं, बिल्कुल 13 जून से ये सिलसिला जारी हुआ था, फ्लैश फ्लड्स का, प्री मानसून का, और अब हम जो हैं वो रिलीफ प्लस रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और हालात वाकई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखें फ्लैश फ्लड्स दुनिया के किसी भी हिस्से में आए बहुत ज़्यादा तबाही लेके आते हैं। हालांकि टेक्निकल चीज़ें इतनी हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बट फ्लैश फ्लड्स ये मैं कहूँगी कि ऐसा एक नेचुरल डिज़ास्टर है कि इससे निमटते निमटते बहुत सी जो हमारी वेलफेयर स्टेट्स हैं वहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा नुकसान देखे हैं। फिर पाकिस्तान एंड देन फिर बलूचिस्तान जो वैसे भी आपके बाकी सूबों से इज़ फार बिहाइंड। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर बर वक्त हमारे जो हंगामी इजलास भी होते रहे और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उनको बिल्कुल सौंप दी गई थी। और बल्कि जब अब मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मीडिया PDMA की ख़ुद तारीफ़ कर रही थी, क्योंकि उसमें DG PDMA भी मेरे साथ मौजूद थे।
फिर हमारे खरान का इलाका है, आप वहाँ की विजुअल मैं आपको दिखाती तो आप व्यूअर्स को भी दिखाते कि हमारे बहुत से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, ज़ाती इंटरेस्ट लेके दिन और रात मेहनत करके लोगों ने काम किया है। और मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह आप अपने इंट्रो में भी बता रहे थे कि रोज़गार और लोगों का जो माशी, पहले से ही देखें बलूचिस्तान का जो मसला है वो माशी मसला है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ क्यों बिगड़ी रहती है? क्योंकि माशी मसला है बलूचिस्तान का। और वो तो जब से पहले से है, लेकिन अगर अब हम ये समझते हैं कि अगर अब हमने इसको ओवरकम ना किया, लोगों के इश्यूज को, लोगों के डैमेजेस को, तो बलूचिस्तान 30 से 50 साल और पीछे चला जाएगा। बट हमारी हुकूमत जो है, हम बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, इस किस्म के प्लान्स हमारे बन चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। कोई सलमान है, जिस तरह आपने फ्लैश फ्लड्स की बात की है, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी आते हैं, वो कोई सलमान में भी आते हैं। फ्लैश फ्लड्स आए, गुजर गए, जो उन्होंने डिस्ट्रक्शन या तबाही करनी थी कर दी, अब वो नीचे आ गए, अब पानी ठहर गया। अच्छा, अब ये दोनों एंगल से देखना पड़ेगा कि जब मैं रुझान और इन पूरे इलाकों में गया हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पे एक जो मकामी आबादी है वो ये समझती है कि वहाँ पे जो तजावज़ात या जो क्रश मशीनरी, जो गुजरगाहें, आप भी गुजरगाहें जो कि बहुत कदीम गुजरगाहें हैं कोई सलमान से आने वाली, वहाँ पे तजावज़ात और ये वाले मामला जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है, ऑफ कोर्स, फिर नीचे पानी आगे ठहर जाता है। तो आप जो आगे दूरअंदेशी के हवाले से, मतलब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? जी, अच्छा वकार, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। तजावुज़ात बिल्कुल ये शुरू में ही बल्कि इनिशिएटिव हमारी हुकूमत की जानिब से ले लिया गया था, और कोयटा में भी बर वक्त जो थे वो तजावुज़ात पे काबू पा लिया गया था। बाकी इलाकों में भी इस पे काफ़ी हद तक काबू पाया गया है और काम जारी है। आपको पता है, देखिए ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर था और इससे बहुत ज़्यादा तबाही आई है, और मैंने बारहा अपने इंटरव्यूज़ में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहती रही हूँ कि रिसोर्सेज की बेहद कमी है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, तो हमारी तरफ तवज्जो करें। जितने भी मुखय्यर लोग हैं, जितने भी प्रोमिनेंट NGOs हैं, फेडरल गवर्नमेंट हैं, हम बार बार यही कहते आए और अभी भी यही कह रहे हैं। अब जिस तरीके से वी आर वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने कई बार दौरा किया है बलूचिस्तान का, और अभी डैमेजेस के हवाले से देखें पूरे के पूरे घर लोगों के तबाह हो गए हैं, और अब हम ये उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बजाय वो घर बना के दें, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसी कच्ची आबादी है कि जहां अपनी जमा पूंजी से भी लोगों ने काम शुरू कर दिया है, कर्ज लेके भी शुरू कर दिया है, तो अगर क्रॉस चेक की शक्ल में उन्हें रकम दी जाएगी तो ये उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जो आपने बात की, देखें हमारी हुकूमत से पहले मैं आपको बताऊं कि आपको ये बात बड़ी मुसाहिका खेज लगेगी कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी ही नहीं, और जिस तरीके से नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए हमारे कोई प्लानिंग ही नहीं थी, कोई पॉलिसी ही नहीं थी बलूचिस्तान में। बट नाउ वी आर ऑन इट, और हम जो हैं बहुत सी अपनी, जिस तरह PDMA है, NDMA है, एंड आर इंटरनेशनल फर्म्स, उनको इंगेज करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बना रहे हैं। क्योंकि देखें अगले साल भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वेदर चेंजेस दुनिया भर में आ रहे हैं, इट्स अ ग्लोबल इश्यू, तो अब हमें इसे निपटने के लिए फौरी और उससे पहले हमें कुछ इस किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगले साल भी ये फ्लैश फ्लड्स ने आना है। हमारे बहुत सारे इस तरह के NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ जो मुझे बताई और मेरे लिए बड़ी कमाल, बिल्कुल मालूमात थी और इल्म में इजाफा था, वो ये था कि जो बलूचिस्तान के जो वासी हैं वो एक ऐसी डिग्निटी, एक ऐसी इंटेग्रिटी वाले लोग हैं जिनको इमदाद देना भी एक चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि वो इमदाद मतलब लेना जो है उनके लिए साइकोलॉजिकली, सियाती तौर पे वो एक्सेप्ट नहीं करते या वो दूर होते हैं। उन तक रसाई, पहली बात है उन तक रसाई हासिल हो, दूसरी बात है कि उनको अगर आपने इमदाद देनी है तो आपको कोई खास तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि वो हाथ नीचे करेंगे और आप। दिस इज वेरी ट्रू। अगर आपने हिस्ट्री भी उठाकर देखें बलोचों की, तो वो बाकी जितनी भी कास्ट हैं उनसे ज़रा उनकी आदात, उनके सारा रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट है। ये वाकई बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बलूचिस्तान की मिट्टी में ही शायद कोई ऐसी बात है, चाहे वहाँ का बलोच है या पंजाबी है या पख्तून है या किसी और भी कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, उसकी आदतें डिफरेंट हैं। और आपको मैं बताऊं कि इवन आवर चीफ मिनिस्टर, आई एम नॉमिनेटेड एज अ फॉरेन एड कोऑर्डिनेटर फॉर ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। अगर हम भी बात करते हैं कहीं जाके तो हमारे चीफ मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि वी आर नॉट द बेगर्स। हम खुद अपने रिसोर्सेज, हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, बट हम उसको जनरेट करेंगे। हम देखें डिफरेंट जितने भी हमारी यहाँ मैं बल्कि खिराज तहसीन पेश करूँगी, हमारी जितनी भी प्रोमिनेंट NGOs ऑफ पाकिस्तान हैं, अल खिदमत है, अखुवत
हिकमत है, सहारा है, हमारे शाहिद अफरीदी अभी भी पिछले दिनों वो वहाँ पर विजिट पर थे, तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और फिर अगर आप हुकूमती इक़दाम की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि वी आर नाउ प्लानिंग टू बिल्ड अ मॉडल विलेजेस, कि अगर आपको पता है कि आबादी जो है, अगर वकार आप लोगों ने देखा होगा बलूचिस्तान तो स्कैटर्ड आबादी है हमारे बलूचिस्तान की, भले आबादी कम है लेकिन दूर दराज ऐसे फैली हुई है, तो वहाँ पर काम करना भी, जैसे फ्लैश फ्लड्स के दिनों में भी इंतजामिया को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था कि एक्सेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, फिर वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर्स उड़ाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो लेकिन ये है कि अब हम इस किस्म का प्लान कर रहे हैं कि जो डैमेजेस हैं वो तो हमें ओवरकम करने हैं, और फिर जिस तरीके से अगर 60 घरों का विलेज एक जगह है तो 100 घरों का एक जगह है, 20 घर एक जगह है, 10 घर एक जगह है, तो इस तरह स्कैटर्ड आबादी है वहाँ पर। बट हम इस पे ये प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे इंटरेस्टिंग, आपने क्योंकि अलखिदमत की बात की ये है, थोड़ी सी बात है, ये मॉडल विलेजेस की जो मैं बात आपसे हाँ कर रही हूँ ना, कि हम लोगों के जो डैमेजेस हैं उनको ओवरकम तो करना ही है हमने, फिर हम ऐसी आबादियों में उनके जो गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पावर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके घर भी बनाएंगे, और उसके साथ साथ वहाँ स्कूल एंड द क्लिनिक, और फिर साफ़ पीने का पानी। इवन इन बलूचिस्तान यू नो कि हमें कितने इलाकों में साफ़ पीने के पानी की भी बहुत से मुश्किलात का सामना है, तो हमारी गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है। मॉडल हाउस जो है उसके हवाले से मुझे नहीं मालूम कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, और वो ये समझते हैं कि वो जो तारीखी तौर पे जो एक स्ट्रक्चर आ रहा है जो कि एनवायरनमेंट से उनको प्रोटेक्ट करता है, मतलब एक इंसान है जिसने हज़ारों साल लगा के वो एक डिज़ाइन बनाया है, तो हमें उसी डिज़ाइन को रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह टियर गार्डर है या इस तरह की चीज़ें जिससे फ्लैश फ्लड्स या किसी भी हवाले से वो जो है वो ज़मीन बोस ना हो, तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और इसमें एक चीज़ जो मैंने अलखिदमत के आपने हवाले से बात की है और मुख्तलिफ NGOs के हवाले से, एक चीज़ जो हमें स्टोरी मिली, बार बार मिली, कि बलूचिस्तान में वो इमदाद देने गए, लेकिन वो जो थे वो बकरे अपने ज़िबा कर रहे हैं बलूचिस्तान और वो अपनी यानी मेहमान नवाजी वाली वो जो सिफ्त है वो बदतरीन मुतासिर है हालात में भी, लेकिन उसके बावजूद वो उन लोगों को जो कि इमदाद देने आ रहे हैं उनके लिए अपने वो दस्तरखान जो हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जी बिल्कुल, कमाल एग्जैक्टली क्योंकि हॉस्पिटैलिटी की आप देखें माशाल्लाह, पाकिस्तान को भी अगर आप देखें, पंजाब चले जाएं, सिंध चले जाएं, KP चले जाएं, बलूचिस्तान आ जाएं, हमारी जो अपनी रिवायात हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, और उसके साथ मैं कहती हूँ स्टिक रहेंगे तभी हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। तो अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो हमारी हॉस्पिटैलिटी जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई शक नहीं। और पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि टूरिज्म की भी जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान या पूरे पाकिस्तान में, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो है ही और वकार आप ये देखें कि यहाँ जब कहीं आप जाएं और मेहमान हो तो वो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि वो जितना भी गरीब घराना भी होगा ना वो अपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी आओ भगत करेगा। ये देखें, ये बड़ी एक मैं कहती हूँ कि शानदार बात है। और पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री, और आपके इस प्रोग्राम के थ्रू बल्कि मैं अपने जितने भी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, अभी मैंने लास्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि हालात आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लॉन्ग मार्च और वैसे भी देखें जो प्रायोरिटी पर हमारे इश्यूज हैं अवाम के और पाकिस्तान के, पाकिस्तान मैं बार बार कहती हूँ इट्स अ ब्लेस्ड कंट्री, और पाकिस्तान कैन बी अ वेलफेयर स्टेट अगर हम बलूचिस्तान को ही सही तरीके से फोकस कर दें, उसके मिनरल रिसोर्सेज, उसका गवादर पोर्ट आप देख लें, लेकिन बलूचिस्तान इसीलिए ये जो 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल ये तो जा ही नहीं रहा, यानी ये तो स्कूल से बाहर है, ऊपर से सैलाब आ चुका है। और फिर ये चीज़ें जो तालीम के हवाले से आपका क्या है इस वक्त एजुकेशन के हवाले से? एक तो ये है कि जो सैलाब की वजह से मुतासर हुआ, ये मामला अपनी जगह पे है, ये ऑफ कोर्स उसने व्रस्ट कर दिया, बट उससे पहले भी 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल ही नहीं जा रहा। अब उसमें कुछ तादाद डेफिनेटली एक प्रपोर्शन जो है वो बलूचिस्तान के इलाके का भी होगा। एजुकेशन पे क्या? ऑफ कोर्स वी बिलीव कि एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन यू कैन चेंज द वर्ल्ड, और जो पावरफुल वेपन है दैट इज एजुकेशन। आपका कलम हाथ में है, दिस इज द पावरफुल वेपन फॉर यू। अच्छा देखिए, अब हमारा जो गवर्नमेंट का एक विजन है और वी आर वेरी मच डिटर्मिन्ड, और हम उस पर बिल्कुल स्टिक हैं। एजुकेशन के हवाले से जिस तरह आपने बात की, बच्चों के लिए एक तो लाजिम करार दे रहे हैं हम, दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग, ठीक है, तरबियत हमारे माशरे को बेहद ज़रूरत है। और पाकिस्तान में मैं देख रही हूँ कि इस पर तवज्जो देनी चाहिए हुकूमती लेवल पर भी, और स्पेशली हमारी माओं को भी।
अब हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ये कर रही है कि हम ख़ास किस्म का एक सिलेबस भी अपने स्कूल्स में मुतारिफ़ करवाने लगे हैं। बहुत जल्द हम एक बुक पे काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो क्लास होगी वो तरबियती क्लास होगी कि उसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी तरीके से एजुकेशन को आम करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर का बड़ा वाज़ेह एक विज़न है कि एजुकेशन पे और वैसे भी जानो माल की हिफाजत पे भी अपनी आवाम की बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इस हवाले से भी इन अ कपल ऑफ मंथ्स आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम मुतारिफ़ करवा देंगे। हमारे बहुत से ऐसे प्लान्स थे जो पाइपलाइन में थे और हमने अनाउंस करने थे, बट ड्यू टू दीज फ्लैश फ्लड्स हम रह गए, जिसमें हमारे यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, बिला सूद कर्जों के प्लान्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। हालांकि मैं तो समझती हूँ 1400 साल पहले ही हम एम्पावर हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से माशरे को उस तरफ लेके आना और पढ़ाना और अवेयरनेस देना, और इसके साथ साथ ख़वातीन के हवाले से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे पाइपलाइन में है, बहुत जल्द हम अनाउंस कर देंगे। मॉडल विलेजेस की मैंने आपसे बात की, फिर यहाँ देखें आप रेकोडिक की अगर हम बात करते हैं, हमारे मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, गवादर की हम बात करते हैं। अब गवादर में भी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से एक धरना दोबारा से शुरू हो गया है, लेकिन अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर ने फौरी गवादर का विजिट भी किया था और साफ़ पीने के पानी के वहाँ पे बड़े मसाइल हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। बट हमारी गवर्नमेंट इस किस्म की मिसालें छोड़ के जाएगी वकार कि आप लोग ये देखेंगे कि हम ये बता देंगे कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। भले हमें रिसोर्स की कमी है लेकिन फिर भी हम काम करके जाएंगे। अच्छा, आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जोर जो है वो आप लोगों का तालीम के ऊपर है। बिल्कुल, देखिए तालीम ही असल, तालीम और तरबियत, अब तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं ये दोनों हमें पैरेलल लेके चलनी पड़ेगी। और तालीम से ही देखिए मैंने बड़ा एक अच्छा मैं पढ़ रही थी, डिफरेंट बुक्स वगैरह में पढ़ती हूँ, तो कहीं पर लिखा हुआ था कि अगर आपने किसी के माशरे को, किसी कौम को तबाह करना है तो उसका तालीमी निज़ाम तबाह कर दें, क्योंकि फिर वो जो एक नालायक लोग वहाँ से निकलेंगे तो आर्किटेक्ट कैसे निकलेंगे, डॉक्टर्स कैसे निकलेंगे, आपके पॉलिटिशियंस कैसे निकलेंगे। तो तालीमी निज़ाम को हमने बहुत बेहतर बनाना है और मजबूत बनाना है। अच्छा, है तो सही, लेकिन मतलब ये है कि जब हम बलूचिस्तान जाते हैं, तुर्बत है, हुशाब है, किसी भी जगह पे है, हमें ये ज़मीन पे कब नजर आएगा ये सब कुछ जितना भी है आप एजुकेशन के हवाले से? देखिए अब मैं आपको बताऊं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो, उन्हें पहले भी 2-4 माह की हुकूमत मिली थी और अब भी ऐसा ही हुआ है कि अब चंद माह हुए हैं हमें हुकूमत में आए हुए। वो और उनकी टीम बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। इन अ कपल ऑफ मंथ्स, बल्कि मैं आप लोगों को भी इनवाइट करूंगी, हम कुछ इस किस्म के भी प्लान कर रहे हैं कि प्रोमिनेंट एंकर्स आप लोगों को सबको लेके जाएं और ग्राउंड रियलिटीज़। देखिए हम जिम्मेदार हैं अपने काम के, हमारे तो चीफ मिनिस्टर बल्कि ये कहते हैं कि तनकीद करनी भी नहीं है, ना पिछली हुकूमतों पे आप लोगों ने कुछ कहना है मीडिया पे, बल्कि मुझे भी यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि मैं किसी की बारे में तनकीद ना करूं, बस अपनी क्रेडिबिलिटी शो करूं। तो इसीलिए इन अ कपल ऑफ मंथ्स हम लोग आप लोगों को भी लेके जाएंगे, ग्राउंड रियलिटीज आप देखेंगे। तकरीबन 22 साल हो गए हैं गिलगित बल्तिस्तान पे ज़्यादा मैंने काम, ऑफकोर्स टूरिज़म से मुंसलिक ज़्यादा रहा हूँ, और मैं हमेशा 22 साल से ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में नंबर 1 अगर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहलाई जा सकती है, मैं इंटरनेशनल टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेसोलेशन हो या बहुत ज़्यादा आइसोलेशन हो, ऑफकोर्स लोग पसंद करते हैं यूरोप से लेके अमेरिका से लेके इस तरह की, तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की नंबर 1 वो जगह है जो कि टूरिज़म पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे होना चाहिए, वो चाहे गवादर से लेके और आपके तुर्बत और हुशाब और ये तमाम जो जगह। इसके हवाले से आपका, क्योंकि ये रेवेन्यू के हवाले से ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है, तो और उसी से ऑफकोर्स तालीम और तमाम चीज़ों के आपको रास्ते निकल सकते हैं। टूरिज़्म के हवाले से कुछ हो रहा है? अच्छा वकार, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि जो आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो मुझे हुकूमती इक़दामात बताने का मौका मिल जाता है और ये मीडिया की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब टूरिज़्म की आपने बात की तो बिल्कुल टूरिज़्म पे हमारी ही वाहिद हुकूमत है जिसने प्लान भी किया है और फोकस भी किया हुआ है। हन्ना लेक की तरफ अगर आप लोग गए हों, देखा हो वो एरिया भी, तो उस पर भी हमारे काफ़ी फ़ंड्स जो हैं वो दिए गए हैं चीफ मिनिस्टर की जानिब से, और टूरिज़्म हमारे बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे काम। देखें आपको पता ही है कि बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी रहती है, अगर पीस नहीं होगा तो टूरिस्ट भी नहीं आएंगे। लेकिन कोस्टल हाईवे मेरा मतलब है लॉ एंड ऑर्डर की भी है, लेकिन कोस्टल हाईवे ये कुछ ऐसी मुंतखब कर लें। बिल्कुल वही मैं आपको बताने लगी हूँ कि वो हमने काम शुरू कर दिया है, और स्पेशली देखें अब आपका जो बिजनेस कम्युनिटी होती है ये आपके माशरे की रीढ़ की हड्डी होती है,
तो हमारे गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक अब हमने जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट इंटरनेशनली बात मैं कर रही हूँ, उन्होंने बलूचिस्तान आना शुरू कर दिया है। और अभी पहला डेलीगेशन अभी वो पाकिस्तान में ही है, हमारे चैम्बर में उनका विजिट था, उन्होंने MOU साइन किया है टूरिज़्म के हवाले से, क्योंकि कुछ ऐसी भी फील्ड्स हैं कि जहां पर हम इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं, अपनी यूथ को एंगेज भी कर सकते हैं, पीस पे काम भी कर सकते हैं। फरसबा एक तो बहुत हमें बहुत खुशी हुई है, एक तो आपसे डिटेल में बात इस हवाले से हुई है कि एक तो बलूचिस्तान से कोई भी फ़र्द आता है ना तो वो यूँ समझें कि हमारे बड़े दिल के करीब हो, और दूसरा ये है कि मेरी एक ख्वाहिश है और आप दुआ कीजिएगा वो ख्वाहिश। और ये भी एक काम करें हाईवे आप पे लोग, मैं चाहता हूँ कि मैं बाइक पे जाऊँ। अच्छा, जिस तरह हम कराकोरम हाईवे पे तो जाते आप आ जाए, मेरी तरफ से दावत है आपको। और नेक्स्ट टाइम बहुत शौक है। नहीं डेफिनेटली, और नेक्स्ट बल्कि टाइम एक बाइक आप चलाएंगे तो एक मैं भी बहुत बहुत चलाऊंगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जबरदस्त। फरज साहब, बहुत शुक्रिया आपका Thank you आमद so का। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और नाजरीन, आपको बताते हैं कि आज 1 नवंबर है और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पर्पल ट्यूसडे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बेसिक मकसद ये है कि जो दुनिया भर में माजूर अफराद हैं उनको जितने भी मसाइल दरपेश हैं हम उनको हाईलाइट कर सकें और माशरे में उन अफराद की अफादियत पर जोर डालना इसका एक मकसद है। दुनिया भर में माजूर अफराद पर आने वाले अखराजात का जो तखमीना है वो 13 ट्रिलियन डॉलर, 13 खरब डॉलर लगाया गया, जिसमें सालाना 14% इजाफा हो रहा है। दुनिया में 1.8 बिलियन यानी 1.8 अरब अफराद माजूर हैं, जो कि आबादी का 17% है। और मज़ीद इस पर बात करते हैं इन स्टैट्स के हवाले से, शुमारियात के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद शाइस्ता आयशा साहबा, जो कि CEO हैं सीड वेंचर्स की। शाइस्ता साहबा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये पर्पल ट्यूसडे जो है ये क्या है और उसके बुनियादी मकासद क्या होते हैं? Assalamualaikum. Thank you for having me today. Purple Tuesday basically brainchild है CEO जो माइक एडम्स हैं उनका। सीड वेंचर्स ने पर्पल के साथ कोलैबोरेट किया और हम ये इनिशिएटिव पाकिस्तान लेके आए हैं। तो बेसिकली पर्पल ट्यूसडे की हिस्ट्री ये है कि माइक जो है वो खुद भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो दिस हैपेंड समवेयर अराउंड क्रिसमस अबाउट 5 years ago कि वो शॉपिंग के लिए गए थे एंड आउट ऑफ 27 जो जगहें उन्होंने विजिट की उसमें से 23 जगहें ऐसी थी जहां माइक को या तो प्रॉपर्ली स्टाफ ने अटेंड नहीं किया या उनकी नीड्स को इग्नोर किया। मगर अल्टीमेटली माइक ने ये अंडरस्टैंड किया कि इसकी वजह जो है वो कोई प्रेजुडिस नहीं थी या वो स्टाफ लुक डाउन अपॉन नहीं कर रहा था, मगर वजह उसकी ये थी कि लोग अक्सर जो है ना वो इस खौफ से प्रॉपरली इंटरैक्ट नहीं कर पाते पीपल विद डिसेबिलिटीज के साथ, क्योंकि उनको डर होता है कि ये अनइंटेंशनली हर्ट कर देंगे या कोई गलत बात कह देंगे। सो ये दिन इसलिए मनाया गया या इसकी जो समझे वो फाउंडेशन इस तरह से क्रिएट हुई कि ऑर्गेनाइजेशन से बात की जा सके कि आप अपने स्टाफ को बेहतर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। इंटरनली आप किस तरह के इंटरवेंशंस कर सकते हैं, एक्सटर्नली किस तरह से आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फोकस इस दिन का ये था कि आप माजूर अफराद पे जो एक हमारी फोकस होती है चैरिटी की या उनको एक वल्नरेबल पॉपुलेशन ट्रीट करने की, उससे हट के आप ये समझें कि देखें ये एक सेगमेंट है पॉपुलेशन का जिसकी डाइवर्स नीड है, राइट? और ये कंज्यूमर्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, आप इनको एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, बस इनकी नीड्स हमसे जरा डिफरेंट है जो नॉन डिसेबल्ड अफराद होते हैं। तो उसमें ये है कि माइक जब अपने नैरेटिव में इनको एड्रेस करते हैं तो वो उनको पीपल विद डिसेबिलिटीज नहीं कहते, वो इनको पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। ठीक हो गया, उनकी ठीक है। अच्छा शाइस्ता, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का जो फोकस है वो मेनली किन लोगों पर है? उन अफराद पे जो ऑफिसेज में काम करते हैं या जो में मौजूद माजूर अफराद हैं वो भी इसमें शामिल हैं? और इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी कम्युनिटी से अभी तक कितने लोग मुंसलिक हैं? अच्छा, सो देखिए सीड वेंचर्स हमारा जो विजन है ना वो इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। इसका मतलब है कि माशी खुशहाली सबके लिए,
तो सब में फिर सब शामिल हो जाते हैं, राइट। जब आप पीपल विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं तो हम उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल, ये सारी डिसेबिलिटी शामिल हो जाती हैं। वो अफराद जो ऑफिसेज में हैं, जो घर पे बैठे हैं, ये सब उस जुमरे के अंदर आते हैं। हमारा जो इंटरैक्शन है वो उन लोगों से भी है जो कि अपने कारोबार शुरू करना चाहते हैं मगर उनको किसी किस्म की कोई माजूरी है। इस तरह के भी लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं और वो जो शायद कुछ नहीं कर रहे। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके उनके लिए पूरा एंटरप्राइज डेवलपमेंट पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे एक करिकुलम बनाया था जो कि माजूर अफराद के लिए था। इसके अलावा हम अब तक 3 स्टार्टअप्स को फंड कर चुके हैं जो कि विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट की सर्विसेज में जो है वो काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि बिकॉज हम चाहते हैं कि जो हम प्रीच कर रहे हैं वो हम प्रैक्टिस भी करें। हमारे स्टाफ ने एक यंग साहब हैं हु इज अ पर्सन विद डाउन सिंड्रोम और अब वो हमारी टीम में एज अ जूनियर कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं। तो अब ये पर्पल के साथ जो हमारी पार्टनरशिप हुई है, हम जो नैरेटिव प्रोपेगेट करना चाहते हैं वो ये है कि यू नो पीपल विद डिसेबिलिटीज आर मोर, उनको जरा ब्रॉडर व्यू में देखना पड़ेगा और ऑल्सो ये कि वो कस्टमर्स भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है वो प्रॉपर्ली उनकी तरफ पोजीशन करें। शाइस्ता साहब, बात यह है कि बहुत सारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, बल्कि पास्ट में तो ऐसी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ है कि जिसको हम डिसेबिलिटी समझते थे, बाद में पता चला है कि नहीं, वो आप उसको मुख्तलिफ कह सकते हैं, डिसेबिलिटी नहीं कह सकते। जिस तरह डिसलेक्सिया जो है मर्ज है, तो हमें तो नहीं आइडिया था कि डिसलेक्सिया जो है वो बेसिकली वो डिफरेंट हैं और पाकिस्तान दुनिया भर में जो बहुत सारी ईजादात हुई हैं, अगर वो डिसलेक्सिक न होते लोग, यानी वो 10% ऑफ पॉपुलेशन है, तो वो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि उनको वो बिल्कुल एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। तो ये जो आगाही मुहिम है, वो चाहे कॉग्निटिव कोई इस तरह का मामला हो या जिस्मानी हो, ये जो आगाही मुहिम है, इसके हवाले से आप समझती हैं कि वो मीडिया से लेके हर जगह पे ये जो स्टिग्मास हैं, ये इनको तोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा की जाए? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। यू नो, जो बात आपने अभी की, लोग डिस्लेक्सिक होते हैं, लोगों को ADHD होता है, ये सब वो उस तरह की कॉग्निटिव कंडीशंस हैं जो कि आपको जो जिनको ये कंडीशंस नहीं है उनकी तरह ऑपरेट करने से रोकता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कम्युनिटी सोसाइटी के जुमरे से बाहर कर दिया जाए। जरूरी ये है कि आप हम एज अ कम्युनिटी, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हम इस तरह से मिलके काम करें कि इन्वायरमेंट सबके लिए कंड्यूसिव हो। एक एक्सक्लूजन की अप्रोच लेके ना हम इंक्लूजन की बात नहीं कर सकते। हमारी सिस्टम्स में ये चीजें एम्बेडेड होनी चाहिए। यू नो, स्कूल्स में अब जैसे डिसलेक्सिया की आप बात कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती और इस वजह से एक अप्रोच के साथ जो है ना हम सब बच्चों को एड्रेस करते हैं, जिसमें से हो सकता है कि कुछ बच्चों की बहुत अच्छी एबिलिटीज हो लेकिन वो कहीं लैक करते हैं तो वो एड्रेस नहीं होती, इसलिए वो अपने पूरे पोटेंशियल को पहुंच नहीं पाते। तो बहुत जरूरी है कि इस अवेयरनेस पे काम हो, इस नैरेटिव पे काम हो और यही चीज हम अपनी पर्पल के साथ जो कोलैबोरेशन है उसके अंदर हम अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छा शाइस्ता, आप जी असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शाइस्ता साहब, हम वापस आते हैं। असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम की शऊर बेदार हो गया है, उनको नजर आ गया है कि तुम लोगों ने सिर्फ लूटा है इस मुल्क को, अपनी दौलतें बनाई हैं, खानदान तुम्हारे अमीर हुए और पाकिस्तान के अवाम गरीब होते चले गए। वो वजीर आजम बेचारा जो कुर्सी पे बिठा दिया गया है, उसको अभी तक यकीन ही नहीं आता कि मैं वजीर आजम हूँ। उन्होंने को पिछले 2-3 दिन से बड़ी बातें की हैं जी। वो कहते हैं कि हमें जो है, हम मईशत ठीक करने के लिए लिखे हैं, खुदा दा खौफ करो। ऐसा करे ना मियाँ शहबाज शरीफ, इमरान खान तो निकला हुआ ना अवाम के अंदर। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आए अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दूर करें और आपको मैं पंजाब के ना, पंजाब के वोट लेके आप जीतते रहे, बाकी सूबों को तो वैसे ही आपने कभी लिफ्ट नहीं कराई, पंजाब के वोट पे आते थे। आए जरा निकले, मैं आपको पंजाब में लेके जाता हूँ अवाम के अंदर। जरा बैठे ना औरतों के सामने, पुलिस प्रोटोकॉल नहीं, राना सना के पीछे छुप कर नहीं, रेंजर्स के पीछे छुप कर नहीं, आए जरा अवाम के अंदर निकले, आपको लग पता चाहेगा कि अवाम समझती क्या है कि आपने कितनी खिदमत की और मईशत कितनी ठीक करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई की है आपने, एक आम पाकिस्तानी की का जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है। आप
ये जो इश्तहार चला चला के लोगों को बेवकूफ बनाते थे ना, लोग अब बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। जितना मर्जी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल कर लें, जितना मर्जी प्रिंट मीडिया कंट्रोल कर लें, आज सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के अवाम को आजाद कर दिया है। आपका झूठ बिकने नहीं वाला। लेकिन मियां शहबाज शरीफ, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, मेरा चैलेंज याद रखना, आए जरा अवाम के अंदर खड़े होकर दिखाएं, लग पता जाएगा कौम किधर खड़ी हुई है। अब आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा कि बड़ी इसके ऊपर भी बात होती रही, जी आप किससे बोल रहे हैं, आपको इलेक्शन किससे चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान में है, कागज पे तो जमहूरी निजाम है, बड़े अरसे से, कम 1973 के आइन जब से बना है उस वक्त तो एक जमहूरी निजाम है। और जमहूरी निजाम के अंदर ये काम, ये फैसले करने सियासतदानों के काम होते हैं। लेकिन इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों का बड़ा किरदार रहा है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जिस वक्त 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से तो सबसे पहली अर्ज ये है कि ये जो इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से सहाफत पर कदगन लगाई जा रही है, जिस तरीके से सहाफियों को खौफजदा किया जा रहा है, वो मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं, जिस तरीके से 75 साल सेनेटर भी तशद्दुद से बच नहीं सक रहा है, आप इसके ऊपर तो अपना एक्शन लेना। ये तो आपके पास इख्तियारात हैं, ये तो आइन में आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तो पूरी करें। और इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट भी पता है उनको, ये मैं उनको कोई नई चीज नहीं बता रहा कि पाकिस्तान की फौज बड़ी जबरदस्त दलेर बहादुरी वाली फौज है, बेतहाशा कुर्बानियों से भरी हुई है। ये ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि ये फौज आज तक सारी जंगें आ रही हैं। असद उमर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि सहाफ़त और इंसानी हकूक़ के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर रहे थे और आम पाकिस्तानी जो है उसका ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। ये बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं और शाइस्ता जो है वो हमारे साथ ही, उनसे गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाजरीन, हम शाइस्ता साहिबा से बात कर रहे थे। शाइस्ता, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, आई कैन हियर यू। अच्छा शाइस्ता, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इन लोगों के लिए काम कर रही हैं, तो क्या समझती हैं कि हुकूमत को इस सिलसिले में क्या क्या करना चाहिए? आई थिंक फॉर स्टार्टर्स एक सेंसस करा ले प्रॉपर, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर नंबर्स नहीं है। कहीं 6.2% है तो कहीं डेटा कहता है 0.48% है वो पॉपुलेशन के। हाउ कैन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम अगर आपके पास डेटा ही सही नहीं है? तो फॉर बिगिनिंग, यू नो, फॉर स्टार्टर्स एक सेंसस, एक प्रॉपर सेंसस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज जरूरी, और थोड़ा उसकी डेफिनेशन को खोलना कि कॉग्निटिव भी है, फिजिकल भी है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज भी होती हैं, ताकि आपको प्रॉपरली अंदाजा लग सके कि यू नो क्या इस वक्त सिचुएशन है और कहाँ गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यू नो, स्टार्टिंग ऑफ विद दैट, देन you know there in terms के अगर आप रेगुलेशन और पॉलिसी की बात अगर करते हैं तो बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं। 1981 में डिसेबल्ड पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस जो था, जो कि फिर 2015 में अमेंड हुआ। फिर नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2002 में आई, 2006 में आपके पास एक पॉलिसी आई। लास्ट जो आपका था वो 2020 में एक पॉलिसी रिफॉर्म हुआ था। मगर एंड इट्स ग्रेट, यू नो, एट अ पॉलिसी लेवल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, राइट? आपने कोटा सेट किया हुआ है 2% ऑर्गेनाइजेशंस में, मगर कौन फुलफिल कर रहा है वो कोटा? आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रक्शन में या इंफ्रास्ट्रक्चर में रैंप्स कहाँ है, यू नो? वो या ये कि आपकी जो बाथरूम फैसिलिटीज हैं वो पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल हो, ये हु इज टेकिंग नोट ऑफ दैट? सो आई थिंक इट्स इन दी इनैक्टमेंट और जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की, वो बहुत जरूरी है। और जब ये पॉलिसीज बनती हैं, आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनको अपने साथ टेबल पे बिठाएं, उनका फीडबैक लें, ताकि एक बेहतर पॉलिसी फ्रेम हो सके। बिल्कुल शाइस्ता साहब, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे जब एक रिसर्च के हवाले से ये डाटा की आप बात करें कि पाकिस्तान
किसी भी मुल्क के पास अगर वो डाटा नहीं है तो उसके बाद उसका सोल्यूशन कैसे होगा। हम सुसाइडल आइडिएशन पे बात करते हैं और सुसाइडल एक्चुअली जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास सुसाइड्स के हवाले से डाटा नहीं है, WHO के पास भी नहीं है, और हमारे जो हैं वो तमाम एस्टिमेट्स हैं, और एस्टिमेट्स जो हैं वो अखबारों पे और पिछले 30-40 साल का जो नंबर्स हैं उस पे मबनी है, तो उसका सोल्यूशन कहाँ होगा। तो आप कोई मैसेज देना चाहें शास्ता साहबा। और एक सवाल मेरा ले लीजिएगा, मुझे अभी थोड़ा सा अभी क्लैरिटी नहीं है कि जो सीड वेंचर्स है ये क्या करता है। सीड वेंचर्स एक सोशल इम्पैक्ट इकोसिस्टम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की फुलफिलमेंट पे काम करते हैं पब्लिक, प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ। और ये हम करते हैं या तो इम्पैक्ट इंटरवेंशंस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के थ्रू, या इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, या थॉट लीडरशिप विच इज कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग अराउंड अ सब्जेक्ट, या इनोवेशन के थ्रू। और हम पाकिस्तान में पिछले 10 साल से बल्कि 10+ ईयर्स से काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, खवातीन के साथ, यूथ के साथ और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के साथ। और हमारा समझे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पर्टिकुलरली ब्रिटेन में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हम बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और नाज़रीन, अब बात करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुशी। तो खुशी, हमें बताइएगा कि आज आप क्या बताने वाली हैं। गाइस, टुडे हम एक स्पेशल वर्कआउट करेंगे जिसको हम वंडर वुमेन वर्कआउट कहते हैं। सो ऑल द लेडीज़ हु वांट टू डू अ बिट ऑफ इंटेंस वर्कआउट, जो थोड़ा सा चैलेंज करना चाह रहे हैं अपने आप को, जो रेगुलर हैं जिम में, हु आर यूज्ड टू यूजिंग a little bit of heavier weights या heavier dumbbells, they can try this. And guys, अपने maximum अगर घर पे कर रहे हैं, आप beginner हैं तो 3 to 4 kgs use करें, not more than that. So guys, what we need is iron to be a Wonder Woman. So we need a pair of dumbbell. So first exercise is called split jerks, in which the dumbbells are on your shoulders and you have to jump into lunge position and extend your arms up to press. And 1, and your weight should be on your back leg and your feet should be pressed down, and elbows tucked in. And again guys, weight on your back leg. You don't have to do a full lunge, your back knee would be slightly bending down. Okay, second exercise, we need 1 dumbbell. So guys, we're going to do squat jump and we're going to challenge ourselves with the dumbbell. So 1, 2, 3, 4, and sideways guys, make sure your chest is up, dumbbells in your both hands. आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं from the edges as well, from the middle as well. So chin up, back straight, chest forward, push your hips back, toes pointing out, and jump. जिनकी नी में पेन है, they can go in on their toes, go down and on their toes, sorry. So third exercise is called squat cleans. We need pair of dumbbell guys. So what you're going to do, we're going to do a deadlift and you're going to transition it into squat position. Squat, front rack squat. So go down, hinge your hips back, lean forward, knees not going forward, they're behind your toes, and you're going to stand, extend, dumbbells on your shoulder and go into squat position. It's a combo of 2 exercises guys. So again, go down and stand, front rack position. This is called front rack position. Elbows in, chest up, chin up, and squat down. Third exercise, you still need the dumbbells. We're going to go on the floor. Sorry, fourth exercise, plank rows and chest down. Aap knees pe kar lein if you're a beginner. Elbow towards the ceiling, punch down, wrist right below your shoulders, palms pressed down, stomach tucked in, breathe out, breathe in as you pull, as you punch down, breathe out, and down. And then guys, one last exercise where everybody hates and they love them as well, that's why they hate them. So it's called burpees guys. So you're going to go on the mat. This is the only exercise we're going to do without the dumbbells. Go down, palms on the floor, chest down, jump forward, stand and jump. One more time guys. And for beginners, what you're going to do is you're going to go on our palms, jump back, chest floor pe nahi lagana, jump forward,
and stand. So guys, we're gonna do this for 5 minutes, 40 seconds on, 20 seconds off, and we're gonna do 4 circuits. And after every round, you have 2 minutes off. So guys, try this Wonder Woman workout at home and give us your feedback. Take care, Allah Hafiz. थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू वेरी मच। नासा जो है उसकी मरकजी इमारत धमाके से गिरा दी गई है और 63 साल पुरानी इमारत को बोसीदा होने पर गिराया गया। चांद पर इंसान को ले जाने वाले रॉकेट का डिज़ाइन इसी इमारत में बनाया गया था। नासा की जो जितनी भी पुरानी इमारतें हैं वो एक पूरी तारीख है। मिस कैथराइन जो थी वो वहाँ पे उन्होंने मैथमेटिक्स और वो जो ट्रेजेक्ट्रीज बनाई थी इनिशियली। इसके अलावा जेम्स वेब थे और बहुत सारे लोग जो थे वो जो 60 की दहाई और 50 की दहाई है वो नासा के वाले से और इवन जो उस वक्त का सोवियत यूनियन है उसके वाले से जो रेस थी खला में जाने के हवाले से वो बहुत ही अहम दहाई है। चाइना के वाले से बात करें तो चीन जो है वो उसका जो खला पर राज करने का एक मंसूबा है वो तैयार क्या हो गया है, बल्कि चाइना जो है वो दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है खला के हवाले से। और उसने अभी तीसरा और आखिरी मॉड्यूल जो है वो भी खला में रवाना कर दिया है। वो अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है, वो बहुत ही कमाल। चाइना के हवाले से जो स्पेस स्टेशन है इस पर हम अपडेट जो है वो मजीद आपको करते रहेंगे। नासा के हवाले से हम करते रहते हैं फिलहाल। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होता है। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।